सर एक तरफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन अपनी जगह, एक इंसान की फितरत में मोहब्बत है, प्यार है। आप इन चीज़ों में कितना बिलीव करते हैं, मोहब्बत पे, प्यार पे? म्यूज़िक से भी सर दिलचस्पी है आपको, और आपका पसंदीदा सिंगर कौन सर? यूनिवर्सिटी में ये भी हकीकत है कि एक विक्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट को टारगेट भी किया जाता है। तो क्या आपके साथ कभी इस तरह हुआ कि यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी टीचर ने आपको विक्टिमाइज़ किया हो? इसकी कितनी हकीकत है? वन प्लस न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल नज़ीर। जिस तरह ये कायनात रंगों, फूलों और खुशबू से खूबसूरत है, इसी तरह इंसानों में, लोगों में एक मुअल्लिम जो है खुशबू भरता है, किरदार की, प्यार की, एक सोच की, एक जिद्दत की। और एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर जिसमें यूनिवर्सिटी ना हो, यहाँ के लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं, बीएस प्रोग्राम या मास्टर कर लेते हैं। ये तो फॉर्मल एजुकेशन तकरीबन बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर इस डिस्ट्रिक्ट का कोई इंसान पीएचडी लेवल पर चला जाता है, पीएचडी करता है, वो सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट का एजाज़ नहीं बल्कि एसेट है। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। बहुत से लोग सिंगर्स को, राइटर्स को प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ऐसे स्कॉलर्स जो इस माशरे की हकीकी खूबसूरती हैं उनको भी निखारना चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी लोगों को बताना चाहिए ऐसे लोग कौन से हैं। आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो राजनपुर से हैं, और उन्होंने रिसेंटली जो है पीएचडी की है एजुकेशन के सब्जेक्ट में। जी हाँ, डॉक्टर इफ्तिखार साहब। आज उनसे हमारी निशिस्त है, उनसे जानने की, कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र कैसा था, कुर्बानी का, तकलीफ़ों का, खुशी का, या किस तरह का रिवार्ड मिला है उनको। तो देखते हैं डॉक्टर साहब इस बारे में अपनी क्या जो है राय रखते हैं। सर पहले तो आप अपने और अपने आबाई इलाके के बारे में बताएं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इलाका जी मेरे ख्याल में बिल्कुल भी बैकवर्ड नहीं है, इन दी सेंस के यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, सिंपल लोग हैं। इट डज़ नॉट मीन के हम बैकवर्ड हैं। हम ज़रा आर्टिफिशलिज़म पे यकीन नहीं रखते, इसलिए लोग समझते हैं कि शायद ये बैकवर्ड हैं। और अगर दूसरे लिहाज से देखें कि फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ इधर कम है, जैसे यूनिवर्सिटी नहीं है, इस तरह कोई क्वालिटी के हॉस्पिटल नहीं हैं, तो उस लिहाज से है कि हमें गवर्नमेंट ने इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो अदरवाइज़ ये कोई इलाका बैकवर्ड नहीं है। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, इंटेलिजेंट लोग हैं, सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इंटेलिजेंट। सर आप पहले तो अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताएं कि मास्टर कहाँ से किया, किस सब्जेक्ट में किया, और एमफिल कहाँ से किया? जी, मैंने मास्टर एजुकेशन में किया जी। उसके बाद 2010 में मैंने AIOU से एमफिल किया। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लिया था। बहुत अच्छे। सर किस से मुतासिर होकर जो है पीएचडी का आपने डिसीजन लिया? क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन वो मास्टर कर लेते हैं और वो समझते हैं कि बहुत इतनी जो है उनकी क्वालिफिकेशन बहुत है, फिर वो जॉब की तरफ चले जाते हैं और कमाना शुरू कर देते हैं। सिंपल अगर मैं कहूँ तो वो अपने आप को पैसे की एक मशीन बना लेते हैं। तो आपने ये कैसे डिसीजन लिया जॉब होने के बावजूद कि अब जो है पीएचडी की तरफ जो है जाया जाए, या किस से मुतासिर हुए, या किस ने आपको मोबिलाइज़ किया? जी, ये जी 21st सेंचुरी, ये IT का दौर है। वर्ल्ड क्लास इंसाइक्लोपीडियाज आर अंडर योर फिंगर टिप्स। मैंने कंप्यूटर पे काफ़ी सर्च किया है। रिसर्च जो है ना वो आपके दिमाग को खोलती है, ओपन करती है। तो मैं उधर रिसर्च का पढ़ता रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली रिसर्च से मुतासर होकर PhD का प्रोग्राम बनाया था कि मैं भी एक रिसर्चर बन सकूँ, मैं भी कोई ना कोई अपना कंट्रीब्यूट कर सकूँ। अदरवाइज़ मैं किसी शख्सियत से मुतासर होकर PhD में एडमिशन नहीं लिया। अच्छा सर, आज के इस मल्टाई दौर में बहुत कुछ ऐसा देखने को भी मिला है कि बहुत से लोग जो हैं अपने थीसिस रिसर्च लोगों से करवा रहे होते हैं। तो इस तरह की क्या क्रेडिबिलिटी है, इस तरह की एमफिल या PhD को आप क्या समझते हैं? यस बिलाल नज़ीर साहब, वेरी वैलिड क्वेश्चन है आपका कि हम वी आर बेनिफिशरीज ऑफ रिसर्च, वी आर नॉट एक्चुअली रिसर्चर्स। तो हम जब सिर्फ जो रिसर्च इज़ बीइंग डन इन इंग्लिश कम्युनिटी, तो हम उनकी रिसर्च से फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके सोसाइटी के प्रॉब्लम, आपके सारे प्रॉब्लम रिसर्च ने ही हल करने हैं। जब हम
रिसर्च कर नहीं सकते तो हम जाहिर है जो लोग रिसर्च करते हैं उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो अनलकीली हमारे पाकिस्तान में अभी रिसर्च इनिशियल फेज़ में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वी आर नॉट रिसर्चर्स, वी आर बेनिफिशरीज ऑफ रिसर्चर। ये हमारे नाजरीन का भी एक सवाल था सर के, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, कि जब बंदा एमफिल कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन का बहुत बड़ा इशू है कि किस तरह का इंतखाब किया जाए, किस तरह की यूनिवर्सिटी का किया जाए। तो काफ़ी सारे इस तरह देखने को मिले हैं। तो बहुत से इंटरव्यूज़ में इवन मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। एक लड़का करके आया था BZU से, तो उन्होंने कहा भी आप तो बाजी ज़ुबैदा यूनिवर्सिटी से करके आए। इवन एक ने इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया था, तो उसे कहा कि आप खज्जी मार्का यूनिवर्सिटी से करके आए। तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत देखने को मिली हैं। किस तरह का डिसीजन लिया जाए, या आपने उस वक्त किस तरह का डिसीजन लिया था और आपके पास चॉइसेस कितनी थी? जी, ये भी इंतहाई अहम है कि अगर आपने PhD में एडमिशन लेना है तो आपका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। जिधर कोई रिसर्चर जेन्युइन रिसर्चर है वहाँ एडमिशन लेना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है, ये किस तरफ जा रही है, ये इसकी परसेप्शन क्या है। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि अगर कोई जेन्युइन रिसर्चर किसी यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ मेरे ख्याल में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च करने जा रहे हैं और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी भी बेसिकली रिसर्च को प्रमोट नहीं कर रही। अगर हम चाहते हैं कि किसी ट्रेनर का इम्पैक्ट फैक्टर निकालें तो कोई नहीं आपको निकालने देगा। कोई चीज़ इधर कोई मेजर नहीं, ब्यूरोक्रेसी कोई चीज़ मेजर नहीं करने देती। अगर मेजरमेंट यू कैन मैनेज ओनली व्हाट यू मेजर। जब हमारी सोसाइटी किसी चीज़ को मेजर ही नहीं करने देती तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी रिसर्च को प्रमोट कर रही है। तो मेरे ख्याल में तो हमें एडमिशन लेने से पहले पूरे पाकिस्तान में एनालिसिस करना चाहिए। अगर सिंध में आपको कोई जेन्युइन रिसर्चर मिलता है तो वहाँ आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान में मिलता है, पूरे पाकिस्तान में, ये कोई हमारे पास कोई अथेंटिसिटी नहीं है कि हमने इस्लामाबाद में कैपिटल में एडमिशन ले लिया है तो वहाँ पे जेन्युइन रिसर्चर मौजूद हैं। बहुत सिंपल लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल मतलब पोश एरिया में नहीं रहते, सिंपल लाइफ गुजारते हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं, वो रिसर्च जानते हैं। तो हमें इसी पे फोकस करना चाहिए, जिधर कोई रिसर्चर मौजूद है जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। अच्छा सर, चूँकि आपने रिसेंटली PhD की है, तो बात यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई सपोज PhD करता है, अगर कोई बाहर से करता है, इसको आप कंपैरेटिवली किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान में उसको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, या आप किस तरह रिकमेंड करेंगे कि पाकिस्तान में करनी चाहिए या बाहर करनी चाहिए, जो आजकल के हालात चल रहे हैं? मैं तो जी विदाउट एनी थिंकिंग मैं तो ये कहूँगा कि फ़ॉरेन से करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने जब एडमिशन लिया, मैं अभी भी PhD कर रहा था, तो मेरे साथ जो फ़ॉरेन में गए थे वो आके असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए थे। तो मेरे एक तो फास्ट ट्रैक है, हम पाकिस्तान में जल्दी डिग्री फिनिश नहीं होती। दूसरा यह है कि एक्चुअल बात है लर्निंग। अब हमारी कोई प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आउटकम क्या निकलेगा? अब पाकिस्तान में अगर PhD करेंगे और फ़ॉरेन से PhD करेंगे तो आप देखें कि उनमें फ़र्क क्या है, उनमें लर्निंग में क्या फ़र्क है। मैं अगर वर्क प्लेस पे कुछ कर ही नहीं सकता तो मुझे क्या फ़ायदा है PhD करने का, रिसर्च करने का। तो मेरे ख्याल से तो जिधर रिसर्चर मौजूद हैं, जिधर बेसिकली प्रैक्टिकल रिसर्च बहुत ही थोड़े लोग कर रहे हैं दुनिया में, बाकी सारे एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को समझ के रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़ॉरेन से ही PhD की जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर कोई जेन्युइन रिसर्च सिखा देता है तो थ्रू आउट लाइफ आपकी लाइफ ही चेंज कर देगा। सर, यूनिवर्सिटी में ये भी हकीकत है कि एक विक्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट को टारगेट भी किया जाता है। तो क्या आपके साथ कभी इस तरह हुआ कि यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी टीचर ने आपको विक्टिमाइज़ किया हो? इसकी कितनी हकीकत है? ये आप तो किसी टीचर का कह रहे हैं ना, ये एज ए होल सिस्टम आपको विक्टिमाइज करता है। उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है, प्रोफेसर्स ने खुद ही वो सिस्टम बनाए हुए हैं, टोटली वो प्रोफेसर डिपेंडेंट हैं, वो कोई वेटेज नहीं देते स्टूडेंट को। स्टूडेंट हालांकि उनका कस्टमर है, लोग अपने कस्टमर को कितनी इज्जत देते हैं, दुकानदार कितनी इज्जत देता है। मल्टीनेशनल कंपनीज कहती हैं हमारे पास दुनिया की क्रीम है, हमें पता चलता है कि हमने क्या बनाना है, लेकिन फिर भी हम अपने कस्टमर से पूछते हैं कि क्या बनाना है। अगर कस्टमर कहता है 60% कीबोर्ड का कलर वो पसंद करते हैं कि ब्लैक होना चाहिए, तो वो 60% ब्लैक बना देते हैं, हालांकि उनके पास बहुत दुनिया की क्रीम बैठी हुई है। उनसे नहीं पूछते, अपने कस्टमर को अहमियत देते हैं। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने कस्टमर को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट को एज ए कस्टमर ले नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में तो ये इंतहाई अथॉरिटेटिव है
और हर जगह पे हर चीज़ अथॉरिटेटिव नहीं होती। आप अथॉरिटी से सारे काम नहीं कर सकते। आपको नॉलेज की तरफ आना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि स्टूडेंट ही हमारा एक्चुअली कस्टमर है। तो जब आप उसको कोई वेटेज ही नहीं देते, आपने बनाया हुआ है कि जो बंदा पीएचडी करने आ जाए उसको इतना तंग करो को वो सारी दुनिया को बताए कि पीएचडी करनी बहुत मुश्किल है। तो वो तो ये तो बताएगा कि पीएचडी करनी मुश्किल है, लेकिन ये भी साथ बताएगा कि इसकी आउटकम कोई नहीं है। अच्छा सर, दूसरा ये अलमिया है कि वालिदैन ने बच्चों को मार्क्स की मशीन समझ रखा है कि आपने मैट्रिक में इतना लेने हैं, एफएससी में इतना लेने हैं और आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। राजनपुर में जितने भी एकेडमीज़ हैं तो वालिदैन का कॉन्सेप्ट सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर पर रुका हुआ है, बच्चे कुछ और करना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि किस तरह की ये हम लोग किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? जी, वेरी गुड क्वेश्चन जी। ये एक रियलिटी है कि मार्क्स क्या है? मार्क्स आर नॉट एंड, मार्क्स एक मीन है। आप कोई भी मीन को अचीव करके समझते हैं कि मैं एंड पे पहुंच जाऊंगा, ये आपकी गलत फहमी है। वाई देयर इज़ नॉट स्ट्रांग कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड वर्क डन एट वर्क प्लेस। तो अगर आपने मार्क्स को इतनी अहमियत देनी है, मैं आपको बता सकता हूँ, 100 बंदे गिनवा सकता हूँ जो मार्क्स जिनके बहुत अच्छे हैं लेकिन वर्क प्लेस पे वो बिल्कुल परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो मार्क्स को हमने क्या करना है, हमारी एक्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। दुनिया में ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जिधर एग्जामिनेशन सिस्टम ही नहीं है। वो कहते हैं हमने स्टूडेंट्स की लर्निंग करवानी है। एक्चुअल हमारा जो प्राइम मोटिव है स्टूडेंट्स की लर्निंग है, ना कि मार्क्स है। अब लोगों को एक मार्क्स के पीछे लगा दिया गया है, एक दौड़ लगी हुई है, कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। बस वो एक अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें और इनका वर्क प्लेस पे काम देखें तो मेरा ख्याल है कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। मार्क्स ही मार्क्स हैं बस। तो मैं तो इसे बड़ा फेड अप हूँ कि मार्क्स की बात ही नहीं होनी चाहिए, लर्निंग की बात होनी चाहिए। अगर लर्निंग हो रही है तो अगर आप एग्जामिनेशन होल्ड करवा के एग्जामिनेशन लेके बच्चों का मार्क्स उनकी लर्निंग करवा सकते हैं तो आप एग्जामिनेशन लें। अगर आपकी सोसाइटी ऐसी है, इस लेवल पे पहुंच गई है कि आप अगर एग्जामिनेशन सिस्टम को ख़त्म भी कर दें और स्टूडेंट्स की लर्निंग हो सकती है तो हमें ज़रूर वही सिस्टम अब अडॉप्ट करना चाहिए। ये आपकी सोसाइटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है हमारी सोसाइटी इस तरह अभी इस लेवल पे ना हो कि अगर हम एग्जामिनेशन सिस्टम को ख़त्म करें तो वो उनकी लर्निंग ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बेसिकली हमें लर्निंग देखनी है, बेसिकली हमने अपनी लर्निंग की आउटकम देखनी है, ना कि हमने मार्क्स देखनी है, ना कि हमने देखना है कि मैंने कितने दिन स्कूल अटेंड किया है, मैंने कितनी ट्यूशन पढ़ी है, मैंने क्या किया है। ये कोई इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। एक बच्चा है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो ट्यूशन पढ़ता है, वो इधर उधर से सारी हेल्प लेता है और एग्जामिनेशन देता है। दूसरा बच्चा है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है ट्यूशन पढ़ने के, अच्छे इंस्टीट्यूट जाने के, वो भी उसी एग्ज़ाम में बैठता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इंसाफ कर रहे हैं? आप उनको इक्वल रिसोर्सेज दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, फिर ये क्लेम करें कि हम इंसाफ कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ है ये तो मेरे ख्याल से तो इंसाफ नहीं कर रहा। दूसरा इसकी टेक्निकल रीज़न है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एग्जामिनेशन की क्या है। आपके जो पेपर बन रहे हैं उनकी अनलकीली कोई वैलिडिटी नहीं है, दुनिया में उनको कोई नहीं मान रहा। ये हकीकत है सर, बिल्कुल जो आपने बयान किया। सर एक तरफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन अपनी जगह, एक इंसान की फितरत में मोहब्बत है, प्यार है। आप इन चीज़ों में कितना बिलीव करते हैं, मोहब्बत पे, प्यार पे? जी, मेरा ख्याल है कि आप लिटरेचर वाले लोग हैं तो आपने कोई ना कोई लिटरेचर का जो क्वेश्चन है ऐड करना होता है। ये लिटरेचर बड़ी मुश्किल चीज़ है, जरूरी नहीं है। आप किसी चीज़ से भी मोहब्बत कर सकते हैं। तो जिन्होंने दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अचीवमेंट की है तो उन्होंने पनिशमेंट की वजह से या उन्होंने अपने किसी के अथॉरिटेटिव होने की वजह से इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उन्होंने अपनी मोहब्बत की वजह से दी है। जब कोई आर्टिस्ट है वो जब अपने काम में गुमसुम हो जाता है, वो उसको ये नहीं होता कि मुझे पैसे इसके कितने मिलेंगे, तो उसको ये नहीं होता कि मेरे पे जो अथॉरिटी बैठी हुई है वो कितना मुझे चेक कर रही है। वो बस अपने काम में मोहब्बत करता है, गुमसुम हो जाता है, फिर ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ करता है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल नुसरत फ़तेह अली खान है, वो पहले ज़रूर उस एक मोटिव होगा, मनी इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसा भी मोटिव होगा, लेकिन फिर वो अपने फ़न में इतना गुम हो गया था, वो कितना अरूज पे चला गया। वो कोई पैसे के लालच में इतना अरूज में नहीं गया,
वो कोई किसी अथॉरिटी के डर की वजह से इतना उसने मेहनत नहीं की, उसने अपने फ़न से मोहब्बत की है, गुमसुम हो गया है अपने काम में, तो फिर उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्लाह ताला ने अचीवमेंट दी है। म्यूज़िक से भी सर दिलचस्पी है आपको, और आपका पसंदीदा सिंगर कौन सा है? मैं जी पसंदीदा सिंगर तो मेरा है ज्योति नूरा, तो मैं उसकी कवालिश वाली सूफिया कलाम वो गाती है, उसको काफ़ी सुनता हूँ। तो ज़ाहिर है म्यूज़िक तो आप हमारी ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए, कोई ये नहीं है लाइफ किस चीज़ से बनती है, सारे एलिमेंट आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आने पड़ेंगे, फिर ही आप कह सकते हैं कि आप बैलेंस हैं। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है हर तरह की चीज़, हर तरह का एलिमेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए। फूलों रंग ये भी हमारी फितरत का हिस्सा है। रंगों में कौन सा रंग पसंद है आपको? रंग सारा ही अल्लाह ताला ने अच्छे बनाए हैं जी, मुझे तो सारा ही पसंद है। कोई सर्दियों में पसंद है कोई कलर, तो कोई गर्मियों में पसंद है, वो डिफरेंट कोयन पे डिफरेंट कलर पसंद है। ऐसे कोई नहीं बता सकता कि परमानेंट यही कलर मुझे पसंद है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि इल्म जिस बंदे के अंदर आ जाता है उसके अंदर आजिज़ी आ जाती है, जिसके ऊपर से गुजर जाता है उसके अंदर गरूर आ जाता है। काफ़ी सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो उनको शोहरत मिल जाए या इवन वो पीएचडी कर लेते हैं तो उनके अंदर एक थोड़ा सा प्राइड का एलिमेंट आ जाता है, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल चीज़ों को लेके चलते हैं। इवन हमने आपको एक कॉल की, आपने बहुत रिस्पॉन्स दिया इस हवाले से, तो ये क्यों है, ऐसे लोगों में क्यों आ जाता है, और जो लोग फिर भी सादा रहते हैं तो इसको आप क्या समझते हैं? जी ये जी टू साइड्स हैं, एक रिसर्च साइड है, एक अथॉरिटेटिव साइड है। जो रिसर्च साइड के लोग हैं जो इल्म को एज आ लर्निंग लेते हैं, वो तो मेरा ख्याल है डाउन टू अर्थ ही होते हैं इल्म की वजह से। आपने खुद आप खुद स्कॉलर हैं, आपने खुद देखा होगा कि जितना लोग बंदा ज़्यादा जानता होता है उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। ये क्या रीज़न है? इतना सिंपल होता है, इतना बंदा हैरान हो जाता है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिला हूँ डॉक्टर आलम कसर साहब से, 3-4 मुलाकातें की हैं। वो KRL के चेयरमैन रिटायर हैं, वो UK से भी पेंशन ले रहे हैं, पाकिस्तान से भी ले रहे थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, आप वो फौत हो गए हैं। तो इतने डाउन टू अर्थ थे, मैं हैरान हो जाता था कि पाकिस्तान का इतना बड़ा साइंसदान है जिसने BSc से लेके BSc MSc MPhil और PhD फ़ॉरेन से की है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है सारा कुछ। तो वो उसकी जॉब भी पहले UK में थी, तो फिर भुट्टो साहब ने इनवाइट किया तो उस इनविटेशन में वो पाकिस्तान आए थे। तो इतना डाउन टू अर्थ, इतना सिंपल, बिल्कुल ऐसे सिंपल बातें करता था। मैं हैरान हो जाता था कि यार ये जो अथॉरिटेटिव हमारा जो माशरा है ये तो अथॉरिटेटिव है ना, ये तो समझता है कि जिसके पास अथॉरिटी है वही सारा कुछ है, वही सारा कुछ जानता है। हालांकि इस अथॉरिटी के पीछे डिसीजन कौन कर रहा है? Decision qualitative there is a heated debate between quantitative and qualitative researchers. Qualitative researchers put figures to take decisions. Actually वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये जो अथॉरिटेटिव बंदा बैठा हुआ है ये सारा कुछ कर रहा है। एक्चुअली ऐसे नहीं है। तो जो लोग डाउन टू अर्थ हैं मुझे तो बहुत पसंद है जी। सर खाने में वैसे तो सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं, एतराज़ नहीं करना चाहिए। खाने में क्या पसंद है, आप ज़्यादा क्या खाते हैं? जी खाने में जी ज़ाहिर है मुझे तो सिंपल चीज़ें ही पसंद हैं। जो अनप्रोसेस्ड फूड है वही पसंद है, मिल्क पसंद है, वेजिटेबल पसंद है, फ्रूट पसंद है, सिंपल लाइफ पसंद है, काम करना पसंद है। तो मुझे जो प्रोसेस्ड फूड है वो इतनी ज़्यादा मैं लाइक नहीं करता। सर आपने एजुकेशन सब्जेक्ट में PhD की है, तो आप क्या समझते हैं इसका आउटकम क्या है? आप जी एजुकेशन में जी PhD ने मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी की है और अपने टीचर से भी सपोर्ट ली है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन बेसिकली इसकी आउटपुट तो ये है ना कि मैं प्रैक्टिकली कोई चीज़ कर सकूँ। आई एम होपफुल कि आई एम एबल टू मेक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट मैं इंशाल्लाह कुछ अरसे में ऐसा ज़रूर लॉन्च करूँगा कि लोग कहेंगे कि ये आपने कोई ना कोई ज़्यादा नहीं, छोटा सा कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा कि जो मैं शो करूँगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मैंने इतनी मेहनत करने के बाद सीखा है। तो इंशाल्लाह होपफुल जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एंड में अपने स्टूडेंट्स और चाहने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम जी बस पैगाम तो देते हैं बड़े लोग, मैं तो इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ। पैगाम यही है कि मेरे ख्याल में सिंपल लाइफ गुजारनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं, कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर रिवार्ड देगा। मेहनत से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप 3 दिन बैठ जाएं और आप बाकी चीज़ें सेक्रीफाइस करें।
अपनी, और सिर्फ आप समझें कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत ऐसे नहीं है। मेहनत एक है कि अपनी रूटीन लाइफ में आपने 4 घंटे 5 घंटे एक चीज़ के लिए रख दिए हैं, तो वो रूटीन लाइफ में ऐसे साल हर साल चलने चाहिए। तो जब आप बहुत लंबे अरसे के लिए मेहनत करेंगे तो फिर आप मोर देन एवरेज हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम इन लिस्ट हो जाएगा जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं। तो मेहनत कंटिन्यूसली करनी चाहिए, लेकिन मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दिन ज़्यादा मेहनत कर लें फिर छोड़ दें। कंटिन्यूसली अपनी रूटीन में मेहनत करें। मेरा तो यही पैगाम है जी कि अल्लाह ताला सबको उसका रिवार्ड देता है, तो हमें कंटिन्यूसली मेहनत करनी चाहिए और टेक्निक के साथ मेहनत करनी चाहिए। जी तो नाजरीन, आज की शख्सियत थी डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे साथ। उनका अभी तक भी यही मानना है कि इंसान जो है मरने तक लर्निंग प्रोसेस में रहता है और सीखता रहता है, और इंसान को कोई भी जब उसका बड़ा ड्रीम हो, बहुत बड़ा ख्वाब हो, तो उसके दरमियान उसको हासिल करने के लिए उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। जब इंसान घबराता नहीं है, अपनी मंजिल हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करता है, तो एक दिन उसका नाम तारीख़ के औराक में लिखा जाता है। डॉक्टर साहब हमारे राजनपुर का एसेट है, ख़जाना है, और ऐसे लोगों को हमें बाहर लेके आना चाहिए, माशरे को दिखाना चाहिए कि उनकी कितनी एफ़र्ट्स हैं। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटला नसीर में अपने तदरीसी जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि ये जो स्केल हैं, ये इंसान के लेवल को, इंसान की रिस्पेक्ट को ना तो ज़्यादा करते हैं ना कम करते हैं। इंसान की असल जो है उसका किरदार है और उसका नॉलेज है। उम्मीद है आज की शख्सियत और इनका इंटरव्यू और इन्होंने किस तरह सेक्रीफाइस दी आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए ताकि हम आपको जवाब दे सकें। वन प्लस न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। बिलाल नज़ीर को बहुत शुक्रिया।